ज्वर चिकित्सा पढ़ रहे थे हम लोग और पिछले लेक्चर में हमने नव ज्वर चिकित्सा और आगंतुक ज्वर चिकित्सा इनके बारे में डिस्कशन किया था। चिकित्सा सिद्धांत नव ज्वर चिकित्सा जैसे कि जिसमें लंघन, स्वेदन का यवागु, तिक्तरस आदि थे ना, और अभिघात इत्यादि जो ज्वर थे उन सब का हमने पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे आश्रय भेद से ज्वर के लक्षण और चिकित्सा सूत्र। जो हमने भेद पढ़े थे उस समय धातु भेद से जो ज्वर है हमारा उसके लक्षण हमने डिस्कस नहीं किए थे। तो चिकित्सा तो बहुत छोटी-सी है इसकी सिद्धांत, इसलिए लक्षण भी साथ में ही देख लेते हैं इसका ना। तो आश्रय भेद से ज्वर कितने टाइप के हैं? 7 टाइप के धातुगत है ना। रसादि रस से लेके शुक्र पर्यंत 7 तरह के ज्वर है। वातादि दोष ही जब विशिष्ट धातुओं में आश्रित हो जाते हैं ना, ये उत्तरोत्तर जो अवस्था चल रही है हमारी कि अब दोष कहाँ पे स्थित है? धातुओं में। तो यहाँ पर स्थान संश्रय और स्रोतोदृष्टि हो रखी है। तो इधर जाकर जब लक्षण विशिष्ट धातुओं में अपने किस कौन-कौन से लक्षण दिखाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें अभी डिस्कशन करना है ना। और इसी से साध्यता असाध्यता का भी ज्ञान होता है। जैसे कि और फिर साध्यता असाध्यता के अकॉर्डिंग चिकित्सा सिद्धांत है हमारा, वो सहायक होता है ना। तो रस, रक्त और मांस और मेद धातुगत ज्वर साध्य होते हैं। अस्थि और मज्जा कृच्च साध्य है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, अच्छी मज्जा कृच्च साध्य है, ठीक है। और शुक्र धातु में अगर चला गया है तब फिर असाध्य की श्रेणी में आ जाता है। अब विभिन्न जो लक्षण है धातुओं के ज्वर के, वो क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। पहले देखते हैं रसगत, है ना। कंपैरिजन भी करते चलेंगे। तो जैसे इसमें ये क्या है याद रखने के लिए कि धातुओं के जैसे लक्षण है उसी से रिलेटेड ज्वर के लक्षण भी आएंगे ना। तो रसगत ज्वर के लक्षण जैसे कि गौरव, उत्क्लेश, हृदय उत्क्लेश, सदन, छर्दी, अरुचि, दैन्यता ना। ऐसे लक्षण ईजी है याद करने में ना। रस की दृष्टि अगर होती है तो शरीर में गुरुता, उत्क्लेश की स्थिति, हृदय में उत्क्लेश हो रहा है ना, हृदय की धड़कन बढ़ गई है इस तरह का लग रहा है। सदन मतलब स्लगिशनेस जैसा, सर्दी आना, अरुचि, ये सामान्य लक्षण होते ही हैं। मतलब रसगत है ना, तो ईजी है याद करना। फिर देखते हैं रक्तगत। रक्तगत में क्या होगा? आसानी से पहचानने में आ जाता है, एमसीक्यू में आएगा तो भी, और आपको कोई पूछे तब भी, है ना। रक्त का संबंध किससे है? पित्त से। तो उसी के सिमिलर इसमें प्रेजेंटेशन रहेगा ना। यहाँ कफ के जैसे लक्षण आते हैं रस में। तो रक्त का स्टीवन होना, दाह होना, मोह होना पित्त जैसे हैं। छर्दी यहाँ पे भी लिखा है। विभ्रम, प्रलाप होना, पीड़िका इंपॉर्टेंट है ना। रक्त की दुष्टि हो रही है यहाँ पर, इसलिए पीड़िकाएं आ रही है। और वेग कैसा होगा? ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा जो ज्वर का वेग होता है वो पित्तज का होता है, और पित्त रक्त के सहधर्मी है, तो ज्वर का वेग ज़्यादा है, तृष्णा भी है ना। तो दाह से, रक्त स्टीवन से, प्रलाप से, पीड़िका से, तीव्र वेग से आप पहचान लेंगे कि ये रक्तगत ज्वर के लक्षण है। मांस धातुगत में क्या होगा? अंतर्दाह इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अंतर्दाहो, अधिक तृष्णा, प्रलाप, श्वसनम, भ्रम, ये हमने पढ़ा था अंतर्वेग ज्वर के लक्षण में, है ना। तो मांस धातुगत ज्वर में भी अंतर्दाह आ रहा है, तृष्णा आ रहा है, मोह आ रहा है, ग्लानि आ रहा है, अतिसार ध्यान रखना है इसमें। दुर्गंध है ना, मांस में हमेशा दुर्गंध आती भी है, वैसे भी याद रखने के लिए याद रख सकते हैं इजीली। ये इंपॉर्टेंट है। हाथ पैरों का इधर उधर पटकना ना, मतलब रेस्टलेसनेस जैसा रहता है। तो अभी मज्जा गत वाले में भी हम पढ़े, अस्थिगत में सॉरी, वहाँ पे भी ये सिम्टम आएगा, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। मेदगत, श्वेत बाहुल्य, जैसे एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि धातुओं के इन जनरल जैसी प्रॉपर्टी है वैसे ही ज्वर के लक्षण आने वाले हैं। तृष्णा, प्रलाप, वमन ये सामान्य है, बाकी जगह भी आ रहा है। गंध असहिष्णुता है ना, अपनी खुद की बॉडी की स्मेल भी सहन नहीं कर सकता वो। और स्वेद आधिक्य आता है मेद में ना, मेद का संबंध होता है स्वेद के साथ। ग्लानि और अरोचक सामान्य है। अस्थिगत ज्वर के लक्षण, अस्थि से संबंधित है तो अस्थियों में भेदनवत पीड़ा रहती है। वमन और अतिसार इंपॉर्टेंट है ना, जिसके अंदर दोनों मिल रहे हैं। कंठ कूजन, हाथ पैरों का पटकना, दो जगह पढ़ा हमने, अस्थिगत में भी और यहाँ पे मांसगत में भी पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना है। सारे ऑप्शन देखने होते हैं एमसीक्यूज में, ऐसा नहीं है कि पहले एक मिल गया लास्ट में देखा कि एक और दो दोनों ही है ना, या फिर एक और तीन दोनों ऑप्शन है, तो वहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं ऐसे। मज्जागत ज्वर, हिक्का, श्वास क्वास इंपॉर्टेंट है ना। हिक्का कौन सी धातु के ज्वर का लक्षण है? मज्जागत। श्वास कास भी। बही शैत्यम, मतलब अंदर से तो ऐसे लगेगा इसको कि शीतलता की अनुभूति हो रही है ना, उस तरह का। तम प्रवेश, मज्जा का संबंध नेत्र से भी होता है, इसलिए ऐसे इसमें लक्षण आते हैं। मर्म स्थान में पीड़ा, ये भी याद रह जाएगा। अंतर्दाह यहाँ भी हो रहा है, मांसगत में भी हो रहा है ना। शुक्रगत के लक्षण असाध्यता की तरफ चले जाते हैं। जो
मेड्र है वहाँ पे शोफ, स्तब्धता, शुक्र, श्राव की प्रवृत्ति और अंत में मृत्यु भी हो सकती है। तो अभी हमने जैसे असाध्यता देखी कि रस, रक्त, मांस और मेद, यहाँ तक तो साध्य है। अस्थि और मज्जागत, कृच्छ साध्य, शुक्रगत जो ज्वर है वो असाध्य होता है। आप चिकित्सा देख लेते हैं इनकी। आचार्य चरक के अनुसार ही देख रहे हैं अभी हम इनको। रसगत ज्वर, वमन और उपवास कराना है ना। आदि में जो हम देख रहे थे वहाँ पर कि जैसे लंघन हम करा रहे थे, वैसे ही हमेशा संशोधन के बाद में क्या कराना है, वमन कराना, सॉरी, लंघन कराना होता है ना। तो वमन और उपवास क्यों? क्योंकि कफ का उत्क्लेश ज़्यादा है इसमें, कफ से सहधर्म रखता है, तो वमन। रक्तगत में क्या कराना है? परिषेक, प्रदेह, संशमन, औषध का प्रयोग है ना। एक्सटर्नल एप्लीकेशन की भी बात करी गई है यहाँ पे, क्योंकि पीड़िका आदि की उत्पत्ति और रक्त स्टीवन ये सब जो चीज़ें आ रही थी उसके लिए, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के एप्लीकेशन। मांसगत ज्वर में और मेदगत ज्वर में विरेचन और उपवास, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। रसगत ज्वर में हमने वमन उपवास देखा है, मांस और मेदगत में विरेचन और उपवास। हमेशा संशोधन के बाद क्या कराना है? लंघन आदि में है ना, इसलिए ये इजीली याद रख सकते हैं। अस्थि और मज्जागत, यहाँ पे आते आते जो ज्वर है वो जीर्ण अवस्था की तरफ बढ़ रहा है ना, तो फिर लास्ट में क्या बढ़ेगी? वायु बढ़ेगी है ना। उत्तरोत्तर देखिए आप, रस से लेके और अस्थि मज्जागत जब हो रहा है तो ये क्रॉनिसिटी बढ़ती जा रही है ना। तो आदि में जैसे कफ दोष था, फिर बीच में आपने पित्त जैसे दिख लिए, फिर लास्ट में तो हर डिजीज में वायु ही बढ़ती है ना, क्षय की अवस्था। तो उसके शमन के लिए बस्ती श्रेष्ठ है, तो नीरू और अनुवासन बस्ती अस्थि मज्जागत ज्वर में। ठीक है, अब जब हमें लक्षण पता होगा तो हम इसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट हमारा प्लान कर सकेंगे है ना। तो लक्षण ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ, सन्निपातक जो ज्वर की चिकित्सा का सूत्र है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। सन्निपात की अवस्था है। सन्निपातक ज्वर 13 प्रकार के हैं, जिसमें से हमने सिर्फ सम सन्निपातज के बारे में डिस्कशन किया था। बाकी ज्वर पढ़ने ज़्यादा जरूरी नहीं है हमें सन्निपातज वाले ना, तो सम वाले पे ही ध्यान देना है। तो वर्धनेन एक दोषस्य क्षपणेन उतिष्ठस्य कफ स्थान अनुपूर्वी व सन्निपातम ज्वरम जयेत्। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना है। पहला श्लोक जो हमने चिकित्सा के लिए लर्न किया था वो ये था, लंघनम स्वेदनम काले यवागु तिक्तिको रस है ना, पाचनानि अविपक्वानाम दोषाणाम तरुणी ज्वर है। और ये वाला हमें याद करना है, सन्निपातक ज्वर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, दो तरह के कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर। एक पढ़ेंगे हम सम सन्निपातक ज्वर और दूसरा विषम त्रिदोषज। ठीक है, तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग तो सम त्रिदोषज सन्निपातक ज्वर की चिकित्सा हमें देखनी है, और सुश्रुत वर्णन करते हैं विषम त्रिदोषज ज्वर। दोनों को देख लेते हैं हम साथ में कंपेयर करते हुए। विषम है तो क्या होगा? जो हमने अभी ये श्लोक देखा, वर्धनेन एक दोषस्य है ना, जो कम है, मतलब हीन दोष है ना। जो हम 13 जो टाइप पढ़ते हैं उसमें इस तरह की कंडीशन बनती है, कभी जैसे वात कम है, कफ सम अवस्था में हो गया, या फिर क्षीण अवस्था में है ना, पित्त भी क्षीण है, इस तरह से अवस्थाएं रहती है विषम। तो जो कम है उसको बढ़ाना है और जो बढ़ा हुआ है उसको घटाना है, तभी तो बैलेंस की स्थिति आएगी। तो ये ऊपर वाली जो लाइन है ये विषम त्रिदोष ज्वर के बारे में है, और नीचे वाला जो है कफ स्थान अनुपूर्वी व सन्निपातम ज्वरम जय, दो कंडीशन बन रही है सन्निपातज ज्वर में भी। एक तो विषम त्रिदोषज सन्निपातज और दूसरा है सम। तो विषम में होगा तो कैसे बैलेंस करना पड़ेगा हमें ना, हीन दोष को बढ़ाना है और बढ़े हुए को घटाना है, फिर जाके बैलेंस में लाया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो तराजू है ये इसके एग्जाम्पल से ध्यान रख सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल जैसे वात पित्त कफ में से बड़े हुए हैं तो फिर कम करना पड़ेगा तीनों को, और समान स्थिति आएगी तब जाके आप औषधि फिर देंगे है ना, क्योंकि समान मान में स्थित दोषों पे ही ज्वरग्न औषधियों का प्रभाव होता है। ये बात हो गई हमारी जब दोष कैसी अवस्था में है, विषम सन्निपातज की अवस्था में है। ठीक है, सन्निपातज तो है लेकिन विषम स्थिति में है। सम तीनों का प्रमाण एक ही जैसे बढ़ा हुआ है, कफ भी उतना ही बड़ा है, वात भी उतना ही और पित्त भी उतना ही। तब क्या करना है? आदि में हमें कौन सी चिकित्सा करनी है यहाँ पर चूज? कफ स्थान अनुपूर्वी व सन्निपात ज्वरम जयेत्। ठीक है, कफ स्थान अनुपूर्वी का मतलब क्या है? अब हमारी जो व्याधि है वो कौन सी है? आमाशय अधिष्ठान व्याधि है ना, रस की दृष्टि हो रही है प्रधान रूप से। और आमाशय का स्थान, आमाशय में क्या है? कफ भी है और पित्त भी है, दोनों है ना। तो ऊर्ध्व और अधोगत जो दो भेद है, आमाशय के दो पार्ट आप मान सकते हैं, तो वहाँ पे दोनों दोषों की स्थिति है। तो कफ स्थान अनुरूप चिकित्सा करनी है, मतलब पहले कफ की चिकित्सा करेंगे, और हमें पता है कि यहाँ पे आमाशय में कफ भी दोष है, तो दोनों का शमन एक साथ ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है।
जब सन्निपात में तीनों दोष सम है, सम अवस्था में प्रकोपित है, तब सबसे पहले किसकी चिकित्सा करनी है? कफ की, और इसी को कहा जाता है क्या? कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा। ठीक है? अब देखिए कि अलग-अलग जो आचार्य हैं, ये तो हमने देख लिया आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे विषम त्रिदोषज है ना, ये भी चरक के अकॉर्डिंग ही है। अब विभिन्न आचार्यों में इस बात में मतभेद है कि ऐसी अवस्था में कौन से दोष की चिकित्सा पहले करनी चाहिए, है ना? तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ से पूछ सकते हैं, और इसमें ऐसे बना सकते हैं कि आचार्य सुश्रुत क्या मान रहे हैं, चरक क्या मान रहे हैं, भेल क्या मान रहे हैं। तो चरक जो मान रहे हैं वो तो हम देख ही चुके हैं कि प्रथम कफ दोष की चिकित्सा एवं आमाशय की चिकित्सा करनी चाहिए, है ना? और होगा भी ऐसा ही, कफ को ठीक करेंगे, आमाशय भी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखते हैं आचार्य सुश्रुत क्या बोल रहे हैं। सम अवस्था में है सन्निपातज ज्वर में, तब सबसे पहले पित्त को जीतना है ना? पित्त की चिकित्सा करनी है। बाद में फिर क्या करना है हमें? बाकी के दोष देखने हैं, ठीक है? तो चरक के अकॉर्डिंग कफ स्थान अनुपूर्वी आचार्य सुश्रुत पित्त के लिए बोल रहे हैं, और भेल क्या बोल रहे हैं? आम दोष एवं कफ, मतलब ये भी लगभग आचार्य चरक का ही समर्थन कर रहे हैं, और उसके बाद पित्त और फिर वायु, कफ, पित्त और वात की चिकित्सा करनी है आचार्य भेल के अकॉर्डिंग। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। जीर्ण ज्वर भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर। अब क्या हो गया है? ज्वर मतलब क्या हो गया? व्याधि हमारी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, जीर्ण अवस्था में आ गई है। तो क्या होगा? शमयेत पित्तम एव आदो ज्वरेषु समवायिषु दुर्निवारतरे तद ज्वरार्तेषु विशेषतः, है ना? मतलब जीर्ण ज्वर में हमेशा देह और धातु की पुष्टि के लिए बल कारक जो आहार है, रंगण आहार है, इनके द्वारा हमें चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आते आते अब व्याधि जीर्ण अवस्था में हो गई है, और जो धातुएं हैं वो भी क्षीण हो गई है, बल कम हो गया है व्यक्ति का ना, तो ब्रंगण करना है, बल कारक चिकित्सा, पुष्टिवर्धक चिकित्सा इसमें करनी है, और वात शामक चिकित्सा भी साथ, क्योंकि लास्ट में क्या हो जाएगा? वात प्रकोपित हो जाएगी इसमें, इसलिए। अब देखते हैं कुछ यहाँ से भी इम्पोर्टेंट सिचुएशंस बनते हैं। अवस्था के अनुसार ज्वर की चिकित्सा क्या होता है इसमें, कि इसमें कंडीशंस दी जाती है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कंडीशंस, कि जैसे ये लक्षण देती है ना। अभी पेपर बहुत कॉन्सेप्चुअल आता है एग्जाम का भी, और एंट्रेंस में भी, सब में ना। अभी अभी रिसेंटली 2026 वाला पेपर हुआ है पीजी एंट्रेंस के लिए, एआईए पीजीईटी, तो देख लीजिए उसमें ना। जैसे आपको कंडीशन लिखा कि एक व्यक्ति जो कि ज्वर से पीड़ित है, उसमें उत्कृष्ट अवस्था है, दोषों की गुरुता है, अरुचि है ना, अधिक लाला प्रसेक हो रहा है, कफ की प्रधानता है, तो हमें क्या इसमें चिकित्सा का उपक्रम है चूज करना है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? वमन। इस तरह से पढ़ना है इसको, है ना। तो वमन कब कराना है? कब कराना है? जब ज्वर में कफ की प्रधानता हो और दोष उत्कृष्ट अवस्था में हो, है ना। तो वमन के लिए कंडीशन क्या होती है? कफ बढ़ा हुआ होना चाहिए और दोष उत्कृष्ट अवस्था में होना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट आता है ना कि जब आपका, हाँ, दोष उत्क्लेश की अवस्था में है और कफ ज़्यादा है, तभी आप वमन करा पाएंगे। अगर कफ का उत्क्लेश नहीं हो रखा है, क्षीण है कफ, है ना, तब फिर अगर वमन की औषधि हम देते हैं तो उल्टा हो जाता है, उससे विरेचन हो सकता है। तो ये अनुकूल परिस्थिति है ना, वमन के लिए। और ये कब? नवज्वर में, है ना, सॉरी, नवज्वर में नहीं, वमन योग्य रोगियों में, है ना, ये जो कंडीशंस देखी वहां पर। लेकिन क्या होगा? अगर उत्क्लेश की अवस्था नहीं है ना, ये सारे लक्षण नहीं मिल रहे हैं, तब आपने वमन करा दिया, तो क्या हो जाएगा? उपद्रव स्वरूप हृदय रोग, श्वास रोग, अनार, मोह इत्यादि हो जाएंगे ना। तो कंडीशन को असेसमेंट करना है अच्छे से, तब प्लान करना है ये, ठीक है। क्या लाभ होगा अगर आपने सही से असेसमेंट किया है? तो जो उत्क्लेशित कफ है वो निकल जाएगा, आम का भी शोधन हो जाएगा, और जो आम से उत्पन्न लक्षण थे, गुरुता, है ना, कास, श्वास, इनमें लाभ मिलेगा, इंद्रियां प्रसन्न होगी, और ज्वर का वेग है वो भी कम हो जाएगा। पहला कंडीशन हमने पढ़ लिया कि जब कफ उत्क्लेशित अवस्था में है, गुरुता, ज्वर, अरोचक, है ना, लाला प्रसेक, ये सब हो रहा है, तब हमें वमन चिकित्सा है वो प्लान करनी है। अब देखिए कि घृतपान कब कराना है ना। तो हम जब स्नेह कल्पनाएं पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि घृत विशेष रूप से किसका शमन करता है? वैसे तो संस्कारित करने पर घृत वात, पित्त और कफ, है ना, सन्निपातज जो हमारी कंडीशन है वो, उसको भी संस्कार से सभी को जीतने वाला होता है, लेकिन विशेष रूप से वात और पित्त, ठीक है। वात पित्त प्रधान दोषों पे काम करता है। तो वात और पित्त की प्रधान अवस्था है ज्वर में, और 10 दिन हो चुके हैं, तब जाके घृतपान कराना है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दोनों कंडीशन ऐसे स्टेटमेंट बना दे कि वात पित्त की प्रधानता में और 10 दिन के बाद घृतपान कराना चाहिए। स्टेटमेंट एक सही है, दो सही है, हाँ दोनों सही है। क्या लाभ होता है? धातु पुष्टि होती है,
अग्निदीपन करता है घृत, ठीक है? कैसे करता है अग्निदीपन? जैसे हम उसमें पढ़ते हैं ना, संबंध में, सॉरी, हाँ, सामान्य में पढ़ते हैं, गुण सामान्य से ना, उधर वैसे। तो वात पित्त को शमन करता है, रुक्षता और शोषण जो हो गया है शरीर में उसको दूर करता है, बल, वर्ण, ओज, सहन शक्ति बढ़ाता है, ज्वर की तीव्रता और जीर्णता को कम करता है। कब कराना है? कफ के मंद होने पर, दोष पक जाएगा तब, कफ उत्क्लेशित होगा तब नहीं कराएंगे, फिर और बढ़ा देगा इसको ना, क्योंकि अभी यही हमने बात करी वात पित्त प्रधान ज्वर में। रोगी का बल देखना है, औषध सिद्ध जो घृत है उसी का सेवन कराना है, ठीक है? ये कंडीशंस है। एक ऐसे पूछा जा सकता है, एक रोगी में वात पित्त प्रधानता है ना, रुक्षता, दाह, तृष्णा अनुभूति हो रही है, धातु क्षय है, तो क्या चूज करेंगे हम? घृतपान। और जीर्ण ज्वर में भी। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन क्या है, अवस्था के अनुसार है ना, कि कैसे आपको कब चूज करना है ना, कि जैसे, क्योंकि आमाशय ज्वर में कफ की प्रधानता होती है, आमाशय समुच्चय व्याधि है ज्वर, उल्लंघन से कफ क्षीण हो जाता है, तो ज्वर के संताप से रुक्षता बढ़ जाती है, और फिर क्या होता है? शोषण होने लगता है, ठीक है? इसलिए कफ मंद हो गया है, शक्ति देखेंगे, बल कम है, तो फिर औषध सिद्ध घृतपान करने से बल और ओज बढ़ता है, उसी का एक्सप्लेनेशन है ना। हमेशा हमें क्या कंडीशन है उसको असेसमेंट करना है, तब तो उपद्रव वगैरह होने की संभावना ही नहीं होगी, नहीं तो क्या होगा? एडवर्स कंडीशन डेवलप हो सकती है। ज्वर में दुग्धपान कब कराना है व्यक्ति को? जब ज्वर से पीड़ित व्यक्ति दाह, तृष्णा इत्यादि लक्षण उसमें ज़्यादा है, वात पित्त या फिर दोनों में से कोई भी ना, वात की प्रधानता है, पित्त की है, या फिर वात पित्त की, और निराम अवस्था है ज्वर की है ना, तब दुग्धपान कराना है, तो दाह को शमन करेगा, तृष्णा को बल प्रोवाइड कराएगा, निराम ज्वर में हितकर है। तो कंडीशन ध्यान रखनी है। ईजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए कि कौन सा जो उपक्रम है वो किसको शांत करता है, तो आंसर निकल जाएगा। विरेचन कब कराना है ज्वर में? अगर हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली है ना ऊपर, अभी देखा हमने कि अभी यहाँ पर वमन पहले देखा, फिर घृतपान देखा, फिर हमने देखा दुग्ध का प्रयोग, इन सबसे ठीक नहीं हो रहा है, तब विरेचन कराना है। स्टेटमेंट आता है ऐसे है ना, कि कोई भी चिकित्सा क्रम से ठीक नहीं हो रहा और बलवान है रोगी, तब विरेचन इसमें प्लान करना है, ठीक है? क्योंकि विरेचन जो है वो पित्ताशय में गए हुए पित्त या फिर कफ और पित्त दोनों दोषों को बाहर निकालने के लिए बहुत इफेक्टिव है ना। संचरण यहाँ पर लिखा हुआ है, विरेचन का ही एक प्रकार होता है ये। कफ और पित्त का सॉरी, पित्त दोष का शोधन होता है, ज्वर का वेग है वो कम हो जाता है, और विरेचन के पश्चात क्या होता है? अग्नि के लिए आता है ना उसमें रेफरेंस, कि अग्नि दीपन का काम करता है। अब देखते हैं बस्ती के लिए। अभी हमने देखा नीरू और अनुवासन बस्ती हम दे रहे थे, अस्थि और मज्जागत जो ज्वर था वहाँ पे ना। तो देखिए, वमन और विरेचन के जो अयोग्य है ना, मतलब क्षीण रोगी है ना, जीर्ण हो गया है ज्वर, तब दोष निष्कासन के लिए दुग्धपान करा के नीरू बस्ती देना चाहिए ना, क्योंकि ये पक्वाशय में गए जो वात, पित्त और कफ है, तीनों दोषों को निकालने वाली है, और तब तक जीर्ण अवस्था है, तो त्रिदोष का इन्वॉल्वमेंट भी हो ही जाता है इसमें। तो तीनों दोषों को एक साथ शोधन करना है। आपको लग रहा है कि पक्वाशय में दोष है, रोगी दुर्बल है, वमन और विरेचन उसमें प्लान नहीं कर सकते हैं, तब पक्वाशय को शुद्धि कराना है, तब आप क्या चूज करेंगे? नीरू बस्ती। अगर रोगी मल का निष्कासन जो है वो निरूह के द्वारा भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तब आपको क्या चूज करना है? अब हमें, जबकि रुक्ष और बद्ध पुरुष की अवस्था है ना, और ज्वर कौन सा हो गया है? पुराना हो गया, जीर्ण ज्वर हो गया है, लेकिन अग्नि ठीक है इसकी है ना, कफ और पित्त क्षीण है, तब अनुवासन बस्ती का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्नेह है इसमें, तो जो रुक्षता है, बद्ध पुरुष की अवस्था है ना, इन सबको क्या करेगी वो? ठीक करेगी है ना, यहाँ पे हितकारी है। अनुवासन से वात का शमन होता है, बद्ध रुक्ष पुरुष को बाहर निकालता है, शरीर में बल, स्निग्धता, पोषण इत्यादि, और जीर्ण ज्वर में उपयोगी है, ठीक है? नस्य कब कराना है? तो ऊर्ध्व जत्रुगत जब इन्वॉल्वमेंट होगा तब। तो देखिए, ज्वर के रोगी को शिरशूल हो रहा है, सिर में गौरव हो रहा है, इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण नहीं कर पा रही है, जीर्ण ज्वर हो गया है, तब नस्य देना है। तो शिरशूल में लाभकारी है, इंद्रियों को दृढ़ बनाता है ना, नासा ही शिरसु द्वारा पढ़ते हैं ना, ज्वर को शांति प्रदान करेगा, और जीर्ण ज्वर में बाह्य चिकित्सा। बाह्य चिकित्सा क्या है? जब ज्वर के अंदर हम, जैसे अभी देखा हमने कि रक्त रक्त धातुगत में था, तो परिषेक और संशमन, प्रदेय आदि कर रहे थे ना, तो शीत और उष्ण ज्वर है ना, इनमें देखेंगे हम, ये शीत ज्वर है या फिर उष्ण ज्वर है उसका विचार करके, अगर शीत ज्वर है तो कैसे उष्ण अभ्यंग, प्रदेय, परिषेक, अवगाह इत्यादि यूज करेंगे, और उष्ण में उल्टा शीत अभ्यंग
और शीत प्रदेय परिषेक अवगाह का प्रयोग करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। त्वचा मात्र में ही जब आगंतुज ज्वर में, जैसे कि ज्वर सिर्फ त्वचा मात्र में शेष है ना, रस भी मान सकते हैं इसको हम, क्योंकि त्वचा का संबंध रस से है ही। तो आगंतुज ज्वर में जो कि हमने पढ़े थे ना, अभिशाप, अभिचार, इस तरह के उनका अनुबंध है, तो धूपन और अंजन का प्रयोग करना है। काफ़ी बार प्रश्न यहाँ से बना हुआ है कि ऐसा ज्वर जहाँ पे त्वचा मात्र में दोष का अभिशेष है और आगंतुज अनुबंध है ना, तब क्या करना है? धूपन और अंजन का प्रयोग। शीत ज्वर में हमने देख लिया, उष्ण में देख लिया। तो ये बाह्य चिकित्सा जो है उसकी क्या-क्या कंडीशंस है वो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट देखते हैं हमको वातज ज्वर का चिकित्सा सिद्धांत है ना, जीर्ण ज्वर के समान रहता है, इसे मान लेना है। वातज ज्वर में कषाय पान का के बाद में मांसरस के साथ भात का सेवन कराना चाहिए, है ना? ये क्या स्नेहन प्रदान करेगा। और जीर्ण ज्वर नाशक सभी चिकित्साएँ करनी चाहिए। अभी हमने देखा था जीर्ण ज्वर में ब्रंगण वाली चिकित्साएँ करनी है ना, तो तर्पण और ब्रंगण ये सब, घृतपान भी इसमें कर सकते हैं हम। तो वातज ज्वर का चिकित्सा सिद्धांत जीर्ण ज्वर से सिमिलरिटी रखता है। द्वंद्व ज्वर जो हमने देखे थे, वात, पित्त, पित्त, कफ, है ना? इस तरह के जो थे, उसमें क्या करना है, दोषों के तरतम भेद से कि कौन-सा दोष ज़्यादा है, कौन-सा कम है, समान है। तो उसको समझ कर के अवस्था के अनुसार चिकित्सा है वो चूज़ करना है यहाँ पर, है ना? आवस्तिक चिकित्सा जिस तरह की। तो ये हमने एक काफ़ी बड़ा पोर्शन कवर कर लिया है इस चैप्टर का। अब इसमें जो है एक तो पुनरावर्तक ज्वर का सिद्धांत बचा हुआ है, यातना बस्ती इत्यादि जिसमें आती है ना। तो पुनरावर्तक ज्वर के लक्षण और उसकी चिकित्सा, और फिर नेक्स्ट टॉपिक में हमने वो जो संक्रामक ज्वर करके दिया है सिलेबस में ना, उसको हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। क्यों विषम ज्वर भी है, तो विषम ज्वर जब हम पढ़ेंगे तभी उसके चिकित्सा सिद्धांत और ये सब डिस्कस करेंगे। हमने अभी-अभी सिद्धांतों के बारे में डिस्कशन किया है ना। अभी व्यवस्था पत्र बनाना और क्या-क्या औषधियाँ हैं, कौन से ज्वर में कौन-सी काम आती है, वो सब भी हम 1-2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसको रिवीजन करिए अच्छे से। नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसमें लिंक अटैच कर दूँगी मैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।